क्वेश्चन नंबर 9 है, घास के मैदान पारितंत्र में खाद्य जाल का रेखाचित्र बनाइए। खाद्य जल में प्रत्येक उपभोक्ता के लिए एक से अधिक तरह के जीव उपयोग के लिए उपलब्ध रहते हैं, अतः खाद्य जाल में क्या होता है, घास के मैदान के पारितंत्र में हमें खाद्य जाल का रेखाचित्र बनाना है। खाद्य जल में प्रत्येक उपभोक्ता के लिए एक से अधिक तरह के जीव उपयोग के लिए उपलब्ध रहते हैं, अतः खाद्य जाल में किसी एक जीव के नष्ट हो जाने पर खाद्य श्रृंखला के पोषक स्तर के जीवों के नष्ट होने जाने पर भी इसकी स्थिरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उस जीव या पोषक स्तर की कमी उसी स्तर के अन्य जीव द्वारा कर दी जाती है। जैसे कि एक घास के मैदान में पारितंत्र में यदि खरगोश की संख्या कम हो जाती है तो बाजों या उल्लुओं के भूखे मर जाने की आशंका रहती है, परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि खरगोशों की संख्या कम होने से वहाँ अधिक घास बची रहती है, जो कि चूहों की संख्या बढ़ाने में सहायता करती है। अब उल्लू खरगोशों के स्थान पर चूहे खाने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खरगोशों की संख्या में पुनः वृद्धि होने का अवसर प्राप्त हो जाता है। अतः पारितंत्र में जितने अधिक वैकल्पिक मार्ग होंगे, खाद्य जाल उतना ही अधिक स्थिर व संतुलित रहता है। भोजन जाल के कारण प्रकृति में भोजन ऊर्जा प्रवाह की अनेक वैकल्पिक विधियां उपस्थित हैं। यहाँ पर घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र में सरल खाद्य श्रृंखला दी गई है, जहाँ पर घास के ऊपर चूहा भी निर्भर है और हिरण, भेड़, खरगोश, ये सभी टिड्डे और बीटल्स सभी इस पे घास पे निर्भर है। कीड़े मकोड़े छोटे छोटे, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो किनके द्वारा, मछली के द्वारा खाए जा रहे हैं और मेंढक के द्वारा भी खाए जा रहे हैं। कबूतर के द्वारा मेंढक, कबूतर के द्वारा बीटल्स और कीट दोनों को खाया जा रहा है। बिल्ली के द्वारा चूहे को खाया जा रहा है और खरगोश को लोमड़ी के द्वारा, और हिरण को और भेड़ को शेर के द्वारा खाया जा रहा है। इसके बाद में देखते हैं तो मछली को, ये जो बगुला होता है वो खा जाता है और मेंढक को भी बगुला खा जाता है। मेंढक को सांप भी खा रहा है। इसके बाद में सांप जो है वो क्या खा रहा है, मेंढक को खा रहा है, कबूतर को खा रहा है, उसके बाद चूहे को भी खाता है वो, और घास को मोर भी खा रही है, उल्लू भी चूहा खा रहा है, और सांप को कौन खा रहा है, बाज खा रहा है। इसके बाद में जो बाज है उसको शेर खा रहा है, कबूतर को भी, मोर को भी, लोमड़ी को भी, सबको कौन खा रहा है, शेर खा रहा है। तो इस प्रकार से सब एक दूसरे को खा रहे हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक अनुक्रमण को उदाहरण सहित समझाइए। किसी विशिष्ट क्षेत्र के समय के निश्चित काल में विभिन्न जैविक समुदाय के क्रमबद्ध या चरणबद्ध रूप से स्थापना एवं विकास को पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था को क्रमशः अग्रणी यानी कि पायोनियर एवं चरम को क्लाइमेक्स अवस्था कहते हैं। अनुक्रमण के दो मुख्य प्रकार हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक बंध या ऊसर स्थान पर अनुक्रमण का प्रारंभ होना, यह धीमी गति से लंबे समय तक चलता है, और द्वितीयक पूर्व जैविक समुदाय के नष्ट होने वाले स्थान पर अनुक्रमण का प्रारंभ होना, यह तीव्रता से कम समय में होता है। पोषण स्तर क्या है, समझाइए। पारिस्थितिक तंत्र के उपभोक्ता ऐसे जीव जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए हरे पौधों पर आश्रित होते हैं, उपभोक्ता या विषमपोषी घटक कहलाते हैं। सभी जंतु इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे प्राणी जो स्वयं के पोषण के लिए उत्पादक या हरे पौधों को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता या शाकभक्षी कहलाते हैं। गाय, भैंस, बकरी, हिरण, खरगोश, कुछ कीट, ग्रास हॉपर आदि इसके उदाहरण हैं। मनुष्य तथा तिलचट्टा जैसे जीव सर्वभक्षी होते हैं, अर्थात इनका भोजन पौधे तथा जंतु दोनों होते हैं, परंतु जब ये हरे पौधों को खाते हैं तब वे प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता इस श्रेणी में वे मांसाहारी जीव आते हैं जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। मेंढक, भेड़िया, मोर, श्रृंगाल, लोमड़ी आदि जो शाकाहारी जीवों को खाकर पोषण तथा ऊर्जा प्राप्त करता है। तृतीयक उपभोक्ता इसके अंतर्गत शीर्ष उपभोक्ता भी इसको कहते हैं। इनकी विशेषता यह होती है कि ये किसी मांसाहारी को भोजन के रूप में
उपयोग तो कर सकते हैं लेकिन स्वयं किसी का भोजन नहीं बनते हैं, जैसे कि बाघ, सिंह, तेंदुआ, गिद्ध आदि। अपघटन किसे कहते हैं? अपघटन की क्रिया को विभिन्न चरण में समझाइए, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, डबल रिपीट क्वेश्चन है। अगला है कार्बन चक्र को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो कार्बन चक्र जैव भू रासायनिक चक्र है जिसके द्वारा कार्बन का जीव मंडल, मृदा मंडल, भूमंडल और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ विनिमय होता है। यह पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में से एक है और जीव मंडल तथा उसके समस्त जीवों के साथ कार्बन के पुनर्नवीकरणीय और पुनर्उपयोग को अनुमत करता है। यहाँ पे कार्बन चक्र हम देख सकते हैं किस प्रकार से चल रहा है। कार्बन चक्र आरेख काली संख्याएं बिलियन टनों में सूचित करती है। जो काली संख्याएं दी गई है यहाँ पे वो बिलियन टनों में सूचित करेगी कि विभिन्न जलाशयों में कितना कार्बन संग्रहित है। GIC से तात्पर्य कार्बन गीगाटन और आंकड़े लगभग 2004 के हैं। गहरी नीली संख्याएं सूचित करती हैं कि प्रत्येक वर्ष कितना कार्बन जलाशयों के बीच संचित होता है। इस चित्र में वर्णित रूप से अवसादों में कार्बोनेट चट्टान और कीरोजेन के 70 मिलियन GTC शामिल नहीं हैं। कार्बन चक्र की खोज प्रारंभिक रूप से जोसेफ प्रिस्टली और एंटोनी लावाइयर ने की और हम्फ्री डेवी ने इसे प्रतिपादित किया। अब इसे आमतौर पर विनिमय मार्गों द्वारा जुड़े 5 प्रमुख कार्बन भंडार के रूप में माना गया है। ये भंडार है वायुमंडल, स्थलीय जीवमंडल जिसे आमतौर पर जल प्राणियों और मृदा कार्बन जैसे निर्जीव कार्बनिक पदार्थों को शामिल करते हुए वर्णित किया गया है। समुद्र जिसमें कि द्रवीभूत अकार्बनिक कार्बन और सजीव और निर्जीव समुद्री जीव समूह शामिल है। जीवाश्म ईंधन सहित अवसाद पृथ्वी का आभ्यंतरण ज्वालामुखियों और भू ऊष्मीय प्रणालियों द्वारा भूमि के प्रावरण और भूपटल से कार्बन वायुमंडल और जलमंडल में छोड़ा जाता है। कार्बन के वार्षिक संचलन भंडारों के बीच कार्बन विनिमय विभिन्न रासायनिक, भौतिक, भूवैज्ञानिकों और जैविक प्रक्रियाओं की वजह से होते हैं। पृथ्वी की सतह के निकट समुद्र के पास कार्बन का सबसे बड़ा सक्रिय कुंड है, लेकिन इस कुंड का गहरा सागर वाला अंश वायुमंडल के साथ तेजी से विनिमय नहीं करता है। वैश्विक कार्बन बजट कार्बन भंडारों के बीच या कार्बन चक्र के एक विशिष्ट चक्र, उदाहरण के लिए वायुमंडल से जीवमंडल के बीच के कार्बन के विनिमय का संतुलन आय और नुकसान है। एक कुंड या भंडार के कार्बन बजट का परीक्षण यह जानकारी उपलब्ध करा सकता है कि कुंड या भंडार कार्बन डाइऑक्साइड के स्रोत के रूप में काम कर रहा है या विलय गर्त के रूप में। पारिस्थितिक पिरामिड व इसके प्रकार लिखिए। शंकु या पिरामिड किसी पारिस्थितिक या पारितंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों के जीवों को उनकी संख्या, जीव भार एवं उनमें संचित ऊर्जा की मात्रा के अनुपात का चित्रीय निरूपण करने पर जो शंकु समान आकृति प्राप्त होती है उसे ही पारिस्थितिकी शंकु या स्तूप कहते हैं। शंकु 3 प्रकार के होते हैं: जीव संख्या का शंकु, जीव भार का शंकु और ऊर्जा का शंकु। ऊर्जा का शंकु किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का शंकु या स्तूप सदैव सीधा बनता है। उत्पादकों में ऊर्जा का सबसे अधिक होता है, तत्पश्चात प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ उपभोक्ताओं में ऊर्जा शनै शनै कम होती जाती है, यानी धीरे धीरे कम होती जाती है। अगला है जैव भार का पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है। उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। आहार श्रृंखला या पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तरों को पोषक स्तर कहते हैं। दूसरे शब्दों में आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पोषी या पोषक स्तर कहलाती है। यदि पारितंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों के जीवों को उनकी संख्या, जीव भार तथा उनमें संचित ऊर्जा की मात्राओं के अनुपात को चित्र द्वारा व्यक्त करें तो एक शंकु जैसी आकृति प्राप्त होती है, जिसे आहार शंकु कहते हैं। जीव भार का शंकु यदि किसी पारितंत्र में संख्या के स्थान पर जीवों के कुल भार के आधार पर पोषी स्तर को देखते हैं तो उल्टा तथा सीधे अर्थात दोनों प्रकार के शंकु बनते हैं। एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है क्योंकि उत्पादक केवल एक वृक्ष होता है। इस वृक्ष पर
फल व पुष्प खाने वाले अनेक पक्षी होते हैं जो कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इन पक्षियों के ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में अनेक बाह्य एवं अंतः परजीवी पाए जाते हैं। इनकी संख्या प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होती है। इस कारण यह पिरामिड उल्टा बनता है तथा घास स्थल के जीव संख्या का सीधा पिरामिड बनता है। यहाँ पे एक जीव संख्या का दिया हुआ है पिरामिड, इसके बाद में एक घास के स्थल का भी दिया हुआ है। जो सबसे टॉप में होता है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है, मतलब जिसको और कोई नहीं खा सकता। इस प्रकार से इनका पिरामिड तैयार होता है। घास के मैदान का अलग होगा, जीव संख्या का अलग होगा। यानी एक वृक्ष का विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय अचक्रीय होता है। स्पष्ट कीजिए। पौधों द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूप में भोज्य पदार्थों के अणुओं में संचित कर लिया जाता है। इस प्रकार सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रत्येक पारितंत्र में उपस्थित खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर में क्रम अनुसार स्थानांतरित होती रहती। ऊर्जा के इसी स्थानांतरण को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। किसी पारितंत्र में ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा का उत्पादकों से विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर होने वाले क्रमशः स्थानांतरण को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। पौधों द्वारा भोज्य पदार्थों के रूप में संचित ऊर्जा का लगभग 90% स्वयं की जैविक क्रियाओं और उसके शरीर के बाहर ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। शेष 10% भाग संचित भोज्य पदार्थ के रूप में। इसी प्रकार प्राथमिक उपभोक्ता भी प्राप्त ऊर्जा का 90% भाग खर्च कर देते हैं और 10% भाग जो होता है वो पारितंत्र की श्रेणी में स्थानांतरित कर देते हैं। पारितंत्र में यह क्रम चलता रहता है और अंत में अपघटक मृत जीवों के शरीर में बची शेष ऊर्जा के कुछ भाग को बाहरी वातावरण में मुक्त कर देते हैं और कुछ का स्वयं उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार पारितंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता रहता है तथा प्रत्येक स्तर में इसमें कमी आती रहती है। अतः पारितंत्र में आहार श्रृंखला छोटी होगी और ऊर्जा का ह्रास उतना ही कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च पोषी स्तर के जीवों को उपलब्ध ऊर्जा की कम मात्रा प्राप्त होती है। स्पष्ट कीजिए। परितंत्र में ऊर्जा का ह्रास सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के 1 या 2% भाग को हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा संग्रहित करते हैं तथा भोज्य पदार्थों में रासायनिक बंध के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं। डॉक्टर कैलाश चंद्र 1972 के अनुसार पौधों द्वारा भोज्य पदार्थों के रूप में संचित ऊर्जा का लगभग 90% जो स्वयं की जैविक क्रियाओं और उसके शरीर के बाहर ऊष्मा के रूप में निकल जाती है। शेष 10% भाग संचित भोज्य पदार्थ के रूप में प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसी प्रकार प्राथमिक उपभोक्ता भी प्राप्त ऊर्जा का 90% भाग खर्च कर देते हैं और 10% भाग अगली पीढ़ी में पारितंत्र में श्रेणी को स्थानांतरित कर देते हैं। पारितंत्र में यही क्रम चलता रहता है और अंत में अपघटक मृत जीवों के शरीर में बची शेष ऊर्जा के कुछ भाग को बाहरी वातावरण में भी मुक्त कर देते हैं और कुछ स्वयं उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार पारितंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता रहता है तथा प्रत्येक स्तर में इसमें कमी आती रहती है। अतः पारितंत्र में आहार श्रृंखला जितनी छोटी होगी ऊर्जा का ह्रास उतना ही कम होगा। अगला है किसी मानव निर्मित स्थलीय पारितंत्र के विभिन्न घटकों के नाम एवं उदाहरण लिखिए। स्थलीय बायोम प्राकृतिक रूप से बड़े बड़े क्षेत्रों में फैले पारितंत्रों को बायोम कहते हैं। अर्थात बायोम बड़े पारिस्थितिक तंत्र हैं। अगर बायोम भूमि पर हों तब उसे स्थलीय बायोम कहते हैं। पास घास स्थलीय बायोम का या पारितंत्र वह बायोम या पारितंत्र है जिसकी लंबी लंबी घासें पाई जाती है। इसके भूमि उपजाऊ होती है। यहाँ पर लगभग 25 से 75 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा होती है। इस पारितंत्र को बायोम के घटक के निम्नानुसार होते हैं। अजीवीय घटक, इसमें भूमि के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ तथा जलवायु घटक आते हैं। जीवीय, इसके अंतर्गत जीवित घटक आते हैं जो निम्नानुसार है। उत्पादक, इस वर्ग में घासें, शाकीय पादप तथा झाड़ियाँ आती हैं। अगला क्वेश्चन है
प्राथमिक उपभोक्ता इस क्षेत्र के शाकाहारी जंतुओं में गाय, भैंस, बकरियां, भेड़, हिरण, खरगोश, चूहे, कीटे और पक्षी प्रमुख होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कई प्रकार के मांसाहारी जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। सांप, पक्षी, लोमड़ी, भेड़िया आदि इस समूह के प्राणी हैं। तृतीयक उपभोक्ता ये जीवधारी द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाने के कारण उच्च मांसाहारी कहलाते हैं, क्योंकि इस पारितंत्र में इन्हें खाने वाला दूसरा जीव नहीं होता है। बाज, मोर इस श्रेणी में रहते हैं। अपघटक अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीवी, कवक, जीवाणु एवं एक्टिनोमाइसीट्स घास के मैदान में अपघटक होते हैं। ये उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर व उत्सर्जी पदार्थों को विघटित करके उन्हें पुनः अजीवित घटकों में बदल देते हैं, जो पुनः पेड़ पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। अगला है अपघटन किसे कहते हैं। अपघटन की क्रिया के विभिन्न चरण लिखिए। अपघटक द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल व पोषक पदार्थों में खंडित करने में सहायता करते हैं तथा इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। अपघटन इकोतंत्र में सूक्ष्म उपभोक्ता श्रेणी के बीच जीव हैं। इसके अंतर्गत सूक्ष्मजीव, जीवाणु, कवक एवं एक्टिनोमाइसीट्स इत्यादि आते हैं। ये मृत पौधों, मृत प्राणियों, पादप एवं प्राणी अवशेष, मल मूत्र, गोबर इत्यादि पर वृद्धि करते हैं एवं इन्हीं में अपना भोजन व ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को प्रकीर्णकों की सहायता से सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कि गैसों में बदल देते हैं। इस क्रिया द्वारा ये मृदा की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि इस प्रक्रिया करते हैं तथा पदार्थों के चक्रीकरण में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया में कवक, जीवाणु, अन्य सूक्ष्मजीवों के अतिरिक्त छोटे प्राणियों जैसे कि नेमेटोड, कीट, केंचुए आदि का मुख्य योगदान रहता है। अपघटन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण खंडन, निलक्षण, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमिफिकेशन, खनिजीकरण है। ह्यूमिफिकेशन तथा खनिजीकरण की प्रक्रिया अपघटन के समय मृदा में संपन्न होती है। ह्यूमिफिकेशन के कारण यह एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित पदार्थ का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस सूक्ष्म जैविकी क्रियाओं के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत धीमी गति से होना है। स्वभाव से कोलाइडल होने के कारण यह पोषक के भंडार का कार्य करता है और ह्यूमस पुनः सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होता है और खनिजीकरण प्रक्रिया के द्वारा अकार्बनिक पोषक उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है पारितंत्र वाला वो कंप्लीट होता है।